चालू करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन क्या, एक दूसरे के ऊपर, एक पीछे जाए तो एक आ रहा है, तो ये सिंपल कुछ नहीं है, ये क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स है और अपोज करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे एक बॉडी है ये, और ये ऐसा सरफेस है, आ रहा है, ये बॉडी है जिसका मास कितना है, m, तो इसका वेट कहाँ जाएगा, आ रहा है, इसी पर हम क्या करेंगे, इसी का क्या बना देंगे, FBD, इसी का क्या बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। और फिर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, यही सेंटर है, यहां से mg कहाँ जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा। तो अगर इसमें इस डायरेक्शन में मोशन होता है, इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, आ रहा है। तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर ये देखो नीचे, जहां सरफेस और बॉडी एक दूसरे से टच हो, वहीं पर हमें क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम हमेशा ना एक्सटर्नल फोर्स को कैपिटल F से दिखाते थे, और फ्रिक्शन फोर्स को कौन से F से दिखाएंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? देखो अब कैसे कैसे दिखाएंगे, सिंपल सिंपल, जहां एक्ट करा उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पहला मैं ऐसा बना दिया कि एक बॉडी था, इधर जा रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसका FBD कैसे बनेगा, इसका मास m है तो ऐसे बनेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, मोशन उधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये देखो यहां से स्मॉल आ रहा है। दूसरा, जैसे इसी में इंक्लाइंड सरफेस हो गया और बॉडी ऐसा है m, इंक्लाइंड सरफेस हो गया, छोटा बना देते हैं कितने एंगल पर, तो अब यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, और बॉडी में कहा जा रहा है, बॉडी नीचे जा रहा है, हाँ, तो कैसे बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऐसे बनेगा, और यही आया, तो इधर जाएगा mg cos थीटा, इधर जाएगा mg sin थीटा, कोई दिक्कत, ऊपर जाएगा n, और इधर जाएगा नीचे से ना, यही टच हो रहा है, तो यही नीचे से क्या जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको मैं सीधा सीधा आया, यही बॉडी सोचो नीचे जाती, सॉरी यही बॉडी ऊपर जाती, हाँ, तो फ्रिक्शन कहां जाता, इधर आ जाता, नहीं आया, तो डाउनवर्ड में कितने फोर्स हो जाते हैं, mg sin थीटा भी हो जाता और f भी हो जाता, कोई दिक्कत? देखो ये सब पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना ना, बस देखते जाओ, आज थोड़ा लंबा चैप्टर है, खत्म करेंगे। सोमेन बन रहा है, ठीक है। जैसे देखो इसमें हमें पढ़ना है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ ये होता है कि भाई अगर एक ही है लॉ, वैसे तो दो तीन लॉ होते हैं, लेकिन पहला लॉ बेसिक ये है कि भाई जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करेगा। दूसरा लॉ क्या है कि भाई अगर ये m है तो mg कहाँ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, मोशन इस डायरेक्शन में है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। तो यही से होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, मतलब स्मॉल f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही है ना नॉर्मल रिएक्शन, आ रहा है समझ में। तो अब आपको क्या करना है, करना ये है कि यहां एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगेगा,
कांस्टेंट हट, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो ये क्या लगेगा, कांस्टेंट, जिसको दिखाते हैं म्यू से। किससे दिखाते हैं इसको, म्यू से। तो म्यू जो है ये क्या है, म्यू है। म्यू जो है इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन कांस्टेंट। आ रहा है। इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ म्यू, तो इसकी वैल्यू म्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा। आ रहा है। आइडियल वैल्यू होती है, आइडियल वैल्यू म्यू की होती है 0.1 टू 0.3 आइडियल वैल्यू। अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब आप गलत बना रहे हो। म्यू हमेशा आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ म्यू, टाइप्स ऑफ म्यू क्या है, तो पहला एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक फ्रैक्शनल कांस्टेंट। इसको किससे दिखाएंगे, म्यू एस से। स्टैटिक मैंने क्या है, बॉडी रुकी हुई है। स्टैटिक मैंने क्या है, बॉडी रुकी हुई है। बॉडी रुकी रहेगी तो उस समय जो मोशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, उस समय जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा, दूसरा रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट। और इसको किससे दिखाएंगे, जब बॉडी मोशन में रहेगी तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक होता है, तीसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है जिसको बोलते हैं जो सबसे बड़ा फ्रिक्शन होता है। आ रहा है। इसको अपन तीसरे टाइप में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी बेसिक ये क्या है, एट रेस्ट और ये है एट मोशन। आ रहा है। चलेगा तो फ्रिक्शन अलग रहेगा, रुके रहेगा तो फ्रिक्शन आ रहा है। तो हमेशा अब F की जगह मुझे क्या रखना है, म्यू एन, और म्यू कांस्टेंट है, म्यू का कोई यूनिट। तो अगर कहीं ऐसे लिखना रहे कि यूनिट ऑफ म्यू, तो ये सीधा सीधा क्या है, डायमेंशन लेस है। आ रहा है। और डायमेंशन लेस है तो क्या होता है, m0 l0। नहीं आया, आर्यन बन रहा है। तो हर जगह अब F की जगह हमें क्या रखना है, म्यू एन रखना है। तो आज फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्रिक्शन वर्क करेगा। आ रहा है। इसी में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेज। वेज में फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है। वेज क्या होता है, ये एक स्लाइडिंग पोर्शन का एक कंपोजिट सिस्टम होता है। आ रहा है। सिंपल सिंपल है। वेज क्या है, ये है कंपोजिट सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग पार्ट्स। आ रहा है। कंपोजिट सिस्टम ऑफ स्लाइडिंग पार्ट्स। जैसे कैसा है वेज, एक को धक्का दूं तो दूसरा भी फिसलने लग जाए, एक ठोक तो फिसले ही लेकिन दूसरा भी फिसले। आ रहा है। तो उसके लिए कैसा है, देखो जैसे मैं ऐसे बना दिया, ये एक वॉल है, ये एक वॉल है। इस वॉल के बीच मैं एक ऑब्जेक्ट ये बना दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बना दिया। आया। अब देखो दोनों का सरफेस यही टच हो रहा है। अब सोचो कि अगर मैं इसको पीछे खींचूं, नीचे आएगा। तो यही क्या है, वेज सिस्टम है। वेज का मतलब क्या होता है, एक को खसकाया तो दूसरा भी। तो इसमें हमें पढ़ना है बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें कैसे पढ़ना है, जैसे बोल दिया कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, या आप इसको ले लो, और ये वर्टिकल सरफेस है, इसको ले लो। यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है μ1, और यहां फ्रिक्शन है μ2। वॉल में फ्रिक्शन है μ2, सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन है। इसका मास है m1, इसका मास है, आया। मुझे इसका FBD बनाना है और इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है F, और F जो है ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो मुझे इसका क्या बनाना है,
तो सिंपल सिंपल है, ड्रॉ इट्स FBD, ये आपका क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? देखो FBD कैसे बनाएंगे, कितने सरफेस है, एक दो, तो एक को देखो एक ऐसे बन गया ये और दूसरा इसी के पैरेलल। कोई दिक्कत? दोनों को अलग अलग कर दिया। अब पहले इसका कहां जाएगा, M1 ऊपर, क्या यहां नॉर्मल ये है ना, सरफेस ये है, तो सरफेस के ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत? फोर्स जा रहा है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा, तो μ1 नहीं आया। देखो यहां पर भी फ्रिक्शन है, यहां पे भी, तो उस फ्रिक्शन को ले लिया, अलग अलग फ्रिक्शन रहेगा ना, एक ही म्यू तो नहीं ले सकते। तो देखो हो क्या रहा है, कॉमन सेंस लगा के देखना कि अगर एक बॉडी है तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर फ्रिक्शन लग रहा है, यही वाला एन आ रहा है, एन का परपेंडिकुलर। यहां पर एन ऐसे है, तो देखो फ्रिक्शन। अब देखो इन दो, इसका कहां जाएगा, इसका कहां जाएगा, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन। और बॉडी कहां जाएगी, जब ये इधर खसकेगा तो बॉडी नीचे जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां जाएगा, नहीं आया। और यहां वाला सर फ्रिक्शन फोर्स कितना जाएगा, म्यू, और एन कौन सा जाएगा, ये वाला एन है क्या, नहीं है। एन कहां है इसका, ये है ना सरफेस, तो एन कहां जाएगा, नहीं आया। तो अब देखो एन पर परपेंडिकुलर कहां जाएगा, ये वाला है ना μ2, नहीं आया। आया? हाँ भाई, एन ये अलग सरफेस है, तो यहाँ अलग नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ अलग नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों पर भी नॉर्मल रिएक्शन है। कैसा है, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए ये सरफेस है, इस ये बॉडी अगर कंसीडर करूंगा तो इसके लिए ये, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर आया। तो इसके लिए सरफेस है, तो देखो ऐसा जाएगा N3, नहीं आया। तो ये N3 किसका है, इस बॉडी का है, इसके कारण, और सेम ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो इसी डॉटेड को मिला दिया, तो देखो यहां जाएगा N3, एक ही रिएक्शन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड, नहीं आया। आया? तो अब ये N3 है। अब फिर से ध्यान देना, बॉडी कहां जा रही है, इस तरफ, तो ये वाला जो सरफेस है इस बॉडी का कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन आएगा यहां पर ऐसे आएगा, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है, तो μ3। अब इस वाले सरफेस से फ्रिक्शन इधर है, तो इस सरफेस से फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा μ3, नहीं आया। आया? समझ में आया फोर्सेस? कोई दिक्कत? कितने फोर्स लगे इस पर, 1 2 3 4 5, और इस पे 1 2 3 4 5, नहीं आया। कोई दिक्कत? पूरी चीजें समझ में आई? ये है वेज सिस्टम। हमें इसमें बनाना नहीं है, बस मुझे रिएक्शन पता करना है। जब इंजीनियरिंग करोगे ना तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में वापस आएगा ये लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिक्स, जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना, ये पूरी चीजें वापस आएंगी फर्स्ट ईयर में। इसीलिए क्या है, अभी से एकदम समझ लो। बन गया, बन करोगे ना, कर लो, आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करते हैं। देखो जैसे क्या है, ये ऐसा है, ठीक है, हो ये रहा है,
भाई सिस्टम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन उसमें 2 बॉडी तो उसमें 3 बॉडी भी हो सकता है। 3 बॉडी भी हो सकता है, वही 3 बॉडी वाले ही सोच रहा था मैं कि 3 बॉडी वाला कैसे होगा। हाँ देखो 3 बॉडी वाला, ये देखो आया, और इसको दबा रहा हूं, ये ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसा है। ये वाला है M1, ये वाला है और ये वाला है। देखो सबको पहले मिलाना है, यहीं से नॉर्मल लगेगा। आया, सब जगह फ्रिक्शन म्यू, टेक म्यू एज frictional constant at all surfaces। आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा लेकिन फ्रिक्शन सेम है, फ्रिक्शन सेम है, म्यू लेना है। ड्रॉ इट्स FBD डायग्राम। आया, तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपल सिंपल वही काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहला वाला ये आया, दूसरा वाला इसी के पैरेलल थोड़ा सा ये, और तीसरा वाला आया। अब देखो इसके सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर यहां से जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन है तो ऊपर जाएगा N1, फिर ये इधर जाएगा, ये तो इसमें इधर और इधर दोनों तरफ फ्रिक्शन आ रहा है। जो बॉडी एक्चुअल मोशन में है उसका फ्रिक्शन पीछे, तो ऑटोमेटिकली बाकी का फ्रिक्शन आ रहा है। तो देख क्या होगा, इसमें नीचे जाएगा M2G आया। अब देख यहां पर कितने रिएक्शन होंगे, 2, तो इसके कारण देख ऐसे मिला दिया दोनों को, इसके कारण रिएक्शन यहां N2, और इसके कारण रिएक्शन यहां, एक दूसरे को टच करेंगे सेम रिएक्शन। फिर इन दोनों को मिला दिया, इसके कारण रिएक्शन यहां N3, और इसके कारण रिएक्शन यहां नहीं आया। अब ये बॉडी इधर जा रही है तो इसमें फ्रिक्शन, इधर भी फ्रिक्शन, तो यहां पर म्यू और परपेंडिकुलर कौन सा है, N3, यहां पर म्यू और परपेंडिकुलर कौन है, अब ये म्यू N2 है तो ऑटोमेटिकली इधर भी म्यू N2 आ रहा है, और इधर म्यू N3 है तो इधर भी नहीं आया। अब ठीक है, सोच कि जब बॉडी नीचे जाएगी, अच्छा पहले वाले का इसका रिएक्शन N1 हो गया ना, ठीक है। अब देखो जब बॉडी अंदर जाएगी तो ये वाला हिस्सा उधर जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन, हाँ तो इधर लगा फ्रिक्शन कितना म्यू, और इस परपेंडिकुलर कौन सा रिएक्शन है, नहीं आया। और सेम यहां पर बॉडी ये इधर जाएगी तो ये इसको कहां लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कौन सा है, इधर जाएगा ऐसे, तो देखो यहां नॉर्मल रिएक्शन इधर गया, N4 ले लो, तो ये म्यू N4 नहीं आया, सभी रिएक्शन हो गए, सभी फ्रिक्शन हो गए, और एक फोर्स ऐसा लग रहा है इधर जो है एक्सटर्नल फोर्स, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत। तो कितनी बॉडी बनी, एक ये बॉडी, दूसरी ये बॉडी, और तीसरी, कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये चीजें एकदम मतलब समझ के रखनी है, थोड़ी भी चीज गड़बड़ हुई गया, तो एकदम ध्यान देना है, जो मेन बॉडी है उसी का मोशन। अब देखो ये बॉडी उधर जा रही है तो इधर भी फ्रिक्शन, इधर भी फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का बहुत ध्यान देना है, नॉर्मल रिएक्शन कभी भी सेम आ रहा है।
थर्ड टाइप का फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है व्हेन अ बॉडी इज जस्ट begins to slide। आ रहा है? या जस्ट अबाउट टू स्लाइड। हाँ, when a body is just about to slide, when a body is in position of just about to sliding। आ रहा है? एकदम स्लिप होने ही वाला है, हो नहीं रहा है, होने वाला है। आ रहा है? तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देखो स्लिप हो नहीं रहा है, होने वाला है। होने वाला है मतलब वो रुका ही हुआ है, और रुका हुआ है तो ये मैक्सिमम कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक है, रुका हुआ है ना। तो क्या होगा? देखो होगा ये कि ऐसा एक बॉडी है, एम है, मैं क्या किया, मैं इसको पकड़ के ऐसे ऊपर उठाने लग गया। अरे ये ऐसे हाथ है, देखो ऐसे टेढ़ा करने लग गया, स्लिप हुआ तो मैं ऐसे टेढ़ा करने लग गया। टेढ़ा करने लग गया तो धीरे धीरे इस पे क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन अभी लग रहा था, धीरे धीरे क्या होगा? जैसे जैसे फोर्स उधर डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा, आ रहा है? उस समय बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, और जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा उसके बाद भी अगर इधर वाला फोर्स mg sin थीटा नीचे चले जाएगा, तो वो अगर ज्यादा खींच लिया वो तो बॉडी कहाँ चले जाएगी? और जब नीचे चले जाएगा तो उस पर स्लाइडिंग होने लग जाएगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि स्लाइड हो रहा है। लेकिन स्लाइड होने से पहले ये यहाँ सरफेस वाला जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाया था, जितना, वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम फोर्स जिसमें वो बॉडी को रोक करके रख सके, वो मैक्सिमम फोर्स जिसमें वो बॉडी को। तो यहां पर अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो उसका फ्रिक्शन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? म्यू एल। म्यू है ना फ्रिक्शन कांस्टेंट, तो म्यू इनटू एल। स्टैटिक है तो एस था, लिमिटिंग है तो एल है, और इसी को आप सीधा सीधा लिख सकते हो म्यू मैक्स। क्या लिख सकते हो? म्यू मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। आ रहा है? तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कांस्टेंट लिमिटिंग का होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कांस्टेंट, उससे छोटा होगा स्टैटिक, और सबसे छोटा होगा काइनेटिक। जब बॉडी चलेगी तो उस समय फ्रिक्शन बहुत कम होता है, रुकी हुई है मतलब ज्यादा है, और जस्ट चलने की कंडीशन में टेंड्स टू स्लिप या अबाउट टू स्लिप, तो उस समय सबसे। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ग्राफ ये याद रखना है, ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये जो है ये वाला फ्रिक्शनल कांस्टेंट आ रहा है, या आप फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो इसको, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन आ रहा है। अब म्यू एस एन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, म्यू एल एन होगा तो मैक्सिमम, और म्यू के एन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन। आ रहा है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन एकदम फिक्स। अब ये जो है ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। आ रहा है? ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब क्या होगा? होगा ये कि देखो क्या होगा कि जब ये बॉडी है यही वाली, अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाना चालू किया, यही वाला फोर्स आया, बन रहा है, ठीक है। मैं फोर्स लगाना चालू किया तो होगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे फोर्स लगाऊंगा पीछे क्या बढ़ते जाएगा, तो फ्रिक्शन भी जीरो से स्टार्ट होगा, कोई फोर्स नहीं है तो कोई फ्रिक्शन, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाने लग गया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के चलेगा, ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसी है। तो फ्रिक्शन जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, या ऐसे लिख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। फिर क्या होगा, अब यहां आ गया, मैं और ज्यादा फोर्स बढ़ाने लग गया, तो ये थोड़ा सा और बाउंस होगा और कहां तक जाएगा, अपने मैक्सिमम फ्रिक्शन तक जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तक जाएगा, और इसी को यहां बोलूंगा म्यू मैक्स। आ रहा है, और उसके बाद और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये चलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे डाउन होगा और फिर ये ऐसे चलने लग जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है, ये कौन सा हिस्सा है, काइनेटिक, कौन सा हिस्सा है, और यहां जो है, यहां ये क्या है, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, आया समझ में, और यहां क्या है, यहां है एट रेस्ट, आया। तो ये ग्राफ है, तो देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर उससे कम स्टैटिक, और सबसे कम, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत आ रहा है, बनेगा ये सब चीजें, पूरा अच्छे से उतारना और याद से ना बुक रीड करना, ठीक है। जैसे करना क्या है, करना ये है कि अब देखो मैं क्या बोला, स्टैटिक में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या था कि फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, फोर्स था, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा फोर्स, जीरो तो फ्रिक्शन भी। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि भाई एक बॉडी है ऐसा, इस पर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं F, सोचो F की वैल्यू, मैं अगर इसका मास ले लूं 10 kg और यहां फ्रिक्शनल कांस्टेंट ले लूं स्टैटिक फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू है m नहीं है, हाँ म्यू एस म्यू के, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक हमेशा ज्यादा होगा, तो स्टैटिक 0.2 ले लिया, काइनेटिक 0. आया, स्टैटिक ज्यादा काइनेटिक, बोला कि F कितने से कितने तक, F कितने से कितने तक रुका लगाऊंगा तो रुके रहेगा, कितने से ज्यादा लगाऊंगा तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा, और कितना ज्यादा लगा दूंगा कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो करना क्या है, करना यह है कि स्टैटिक में ही सिर्फ फ्रिक्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स है। अब मैं निकाला कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू एल, और अगर अलग से म्यू एल नहीं दिया है तो म्यू एस को ही म्यू एल आ रहा है, और म्यू एस इंटू क्या बनेगा, म्यू एन होता है ना। अब एन कैसे निकलेगा, अब एन कैसे निकलेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे गया 100, ऊपर गया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 हो गया, और n इज इक्वल टू 100 आ गया, तो म्यू एस 0.2 है और ये कितना है 100, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो भाई 0 से लेकर के 20 न्यूटन तक तो वो रुके रहेगा, आ रहा है, लेकिन 20 से ज्यादा लगा दिया चलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आया। तो फ्रॉम 0 to 20 न्यूटन force body remains at rest, but after 20 newton body will start sliding, आ रहा है, और स्लाइडिंग होगा तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू के इंटू, और म्यू के कितना है, और ये कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 10
नहीं आया। तो जब चलने लग जाएगा तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और रुका हुआ है तो, और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्वेश्चन में बोला चल बता, इसी में नया क्वेश्चन, इफ F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 0 से 20 है ना, तो F अगर 10 निकाल न्यूटन अप्लाइड ऑन बॉडी, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो 0 से लेके 10 तक बॉडी क्या है, रुकी है बॉडी। तो जितना बॉडी रुकी रहती है स्टैटिक में बॉडी रुकी रहती है, तो रुकी रहती है तो जितना फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन है। आया। तो ये जो ऐसा ग्राफ बना था ना, याद रखना, ये वाला जो वहां ग्राफ अभी पहले बनाया था, जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, आ रहा है। तो अभी मैं कितना फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। नहीं आया, आया। 10 न्यूटन फिक्स नहीं है, जैसे मैं बोल दिया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 20 है, तो हमेशा 20 फ्रिक्शन 20 तक लग सकता है, उससे ज्यादा। तो अगर सोच यहां फोर्स लगा रहा हूं मैं 0 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन भी लगा 0। फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी लगाया, बराबर और इक्वल हो गया, तभी बॉडी चल। ये लगाया 10 का, तो फ्रिक्शन भी लगा दिया 10 का। ये लगाया 15 का, फ्रिक्शन भी लगा दिया। ये लगाया 20 का, ये भी लगा दिया। लेकिन अब मुझे पता है ये 20 से ज्यादा, वही मैक्सिमम। अब जैसे ये 21 लगा दिया बॉडी, और जब बॉडी स्लाइड होना चालू कर देगा तब ये कितना लगाएगा। अब ये फिक्स है, ये फोर्स पे डिपेंडेंट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंट। तो ये सीधा सीधा यहां लिख लेना कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। और ये लिखना कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन फोर्स। आया समझ में, कोई दिक्कत। हाँ, स्टैटिक डिपेंडेंट होगा कि भाई जब 0 लगेगा तो 0, 10 लगेगा तो 10, 20 लगेगा तो 20, 40 लगेगा तो, हाँ, तो मैक्स हमेशा पहले ही निकाल लेना है। अब मैक्स कैसे निकालेंगे, जितना स्टैटिक दिया उसी में n का मल्टीप्लाई करके। नहीं आया, बन गया सोमेन, बनाओ। जैसे देखो फिर से क्वेश्चन कि भाई एक बॉडी है, इस पर म्यू एस है 0.3 का और म्यू के है 0. और इसका जो मास है, मास मान के चलो दिया हुआ है 5 kg का। तो mg कितना, n कितना लग जाएगा 50, n कितना लगेगा 50। तो n जब 50 लग गया तो भाई मेरे को सीधा सीधा पता चल गया, तो मुझे पता करना है फाइंड f। और ये तीनों केसेस में कि जब बॉडी रुकी रहे, जब बॉडी स्टार्ट रहे, और जब बॉडी चलने लग जाए। आ रहा है, तो ये चीज मुझे पता करना है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मेरे सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, n निकालना। और n इज इक्वल टू क्या होगा, और mg कितना होगा, तो mg 5 into 10, मतलब सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये तो पता चल गया mg, तो अब 50 न्यूटन फोर्स है ना, हर चीज फोर्स है। फ्रिक्शन भी निकाल रहा हूं तो वो क्या है, फोर्स है। म्यू में n का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब वो फोर्स बन गया। आ रहा है। तो अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस इंटू, और म्यू एस कितना है 0.3, और n कितना है, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन। तो भाई मुझे पता है 15 न्यूटन तक। तो भाई सीधा सीधा अब देख फोर्स, पहला 0 to 15 न्यूटन स्टॉप रहेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 0 से बड़ा और 15 से एग्जैक्टली 15 नहीं होना चाहिए। तो इस समय
बॉडी में जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आया? अगर 0 लगाया तो फ्रिक्शन भी 0, 10 लगाया फ्रिक्शन भी 10, 12 लगाया फ्रिक्शन भी 14.99 तक लगाया तो फ्रिक्शन भी 14. लेकिन ये पहला फोर्स हो गया 0 से, तो बॉडी क्या है? बॉडी इज इन रेस्ट। कोई दिक्कत? अब इसी में अगला जैसे लगा दिया F एग्जैक्टली कितना, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लेगा, F मैक्स भी कितना लगा है 15 न्यूटन तक। और इस समय क्या होगा, बॉडी टेंड्स टू स्लाइड डाउन या स्लाइड या स्टार्ट, जो भी आप लिख सकते हो। ऑलराइट, थर्ड, व्हेन F इज ग्रेटर देन 15 से ज्यादा हो गया, 15 से ज्यादा हो गया तो अब यहां बॉडी में क्या होगा, बॉडी इज इन मोशन। और बॉडी अगर मोशन में आ गया तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, ये आ जाएगा म्यू के इंटू, और म्यू के कितना है 0.15 इंटू, तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, नहीं आया, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो इतना न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा। हाँ, तो अचानक बीच में कोई भी क्वेश्चन ऐसे F लग रहा है ना ये, तो इस F की वैल्यू निकालिए। तो बीच में कोई भी कि जब F 40 न्यूटन है तो बताओ उस समय फ्रिक्शन कितना है, स्टैटिक में 40 न्यूटन है, तो ये चीज तुमको पता करना है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है। कितने न्यूटन तक स्टैटिक है, स्टैटिक अपना 15, तो 40 लग रहा है तो क्या है, मतलब मोशन में, तो उस समय फ्रिक्शन कितना है, 7.5। हाँ वो फिक्स है, वो फोर्स पे डिपेंडेंट। अब फोर्स 400 न्यूटन की पहुंच जाए, लेकिन वो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब बोला कि चल बता F अगर 8 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना है, 80 होगा, 80 होगा। हाँ, नहीं आया, क्योंकि फ्रिक्शन तभी बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ेगा, और 8 न्यूटन में बॉडी क्या है, रुकी हुई है। नहीं आया समझ, आ रहा है समझ में? ये बहुत बेसिक डिटेल है, आधे से ज्यादा लोग को ना ये चीज समझ में नहीं आता है, बस रट लेते हैं म्यू एन, बस फोर्स हो गया म्यू एन। लेकिन ये चीज एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लेना, ठीक है? चलो, तो अब जितनी भी हमने डायग्राम पढ़ा है उसी में हम ये सब लगाएंगे फ्रिक्शन। आर्यन बन रहा है, कोई दिक्कत? देखो जैसे क्या है, अब वही मुझे क्या करना है, एफबीडी बनाना है, ड्रॉ एफबीडी। जैसे पहला ये ऐसा है, एम है, और अब यहां फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। अब इसका मुझे एफबीडी बनाना है। एफबीडी तब बनाना है, फर्स्ट व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, सेकंड व्हेन बॉडी स्लाइड डाउन, और थर्ड, सर अबाउट टू स्टार्ट स्लाइड नहीं अबाउट टू स्टार्ट वाली चीजें अभी नहीं करनी है, सिंपल व्हेन बॉडी स्लाइड्स अप। आया? जब ऊपर जाएगा, जब नीचे जाएगा, और जब रुका रहे। तो मैं एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इसका, एफबीडी। और एफबीडी कैसे बनेगा, सब चीजें मैक्सिमम पता है कि भाई ये है, इधर जाएगा mg साइन थीटा, ऊपर जाएगा n, और नीचे जाएगा mg cos थीटा। आया? तो भाई मुझे n की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी, mg, अभी फ्रिक्शन नहीं, अभी तो बस मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूं। अब इसमें पहला, जब बॉडी रुकी हुई रहेगी, जब बॉडी, तो व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तो रेस्ट में होने के लिए ये कॉमन सेंस लगाया जाता है कि जब बॉडी रुकी हुई है तो फोर्स तो इधर ही जा रहा है, तो बॉडी में फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे, तभी ना दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा।
तो जब बॉडी रुकी हुई है तो उस समय इधर जा रहा है म्यू एन और इधर जा रहा है mg sin थीटा, ऊपर जा रहा है n और नीचे जा रहा है mg, और बॉडी में ऊपर नीचे तो मोशन, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ म्यू एन है तो म्यू को n की जगह और क्या लिख सकता हूँ? नहीं आया? आया? तो मुझे सीधा सीधा है कि बॉडी रुकी हुई है तो उसमें कोई एक्सीलरेशन, मतलब ये वाला फोर्स इस फोर्स के, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा देखो, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg से mg, तो म्यू की वैल्यू आ गई sin थीटा बाई, दिख रहा है? तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा। ये क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में आता है, हाँ डेरिवेशन है, लेकिन ये कोई डेरिवेशन, इसमें ये डेरिवेशन नाम की चीज ही नहीं होती। हर चीज आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। 11th 12th में पूरा पढ़ाई का तरीका चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। आ रहा है? आप सोचो कि अगर न्यूमेरिकल होता तो थीटा की वैल्यू डालनी पड़ती, m की वैल्यू डालनी पड़ती, फिर उसकी वैल्यू tan थीटा tan 45 है कि tan 30 है निकालना पड़ता, तो काम बढ़ जाता ना। अभी तो काम बढ़ा ही नहीं आया, इसीलिए ये सब चलता है। डेरिवेशन ही डेरिवेशन है, इसको आप चाहे डेरिवेशन बोलो चाहे नॉर्मल पढ़ाई बोलो, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिंपल आपके बनाने का तरीका है जो आपको पता चलना चाहिए। आया? तो पहला चीज पता चल गया। तो जब फ्रिक्शन फोर्स, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बॉडी को यहाँ रुके रहने के लिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कितना होना चाहिए? म्यू tan थीटा, जबकि ये एंगल कितना है? नहीं आया। सेकंड इसका क्या है? व्हेन बॉडी स्लाइड्स, जब स्लाइड होगा तो सिंपल इधर जाएगा म्यू mg n, म्यू n होता है ना, तो n की जगह ही क्या लिख दिया? n की जगह ही mg cos थीटा लिख दिया। नहीं आया समझ में? तो अब जब बॉडी स्लाइड डाउन होगा तो उधर जाएगा mg cos थीटा, इधर जाएगा mg और ऊपर n mg छोड़ दो, इसका कोई काम। स्लाइड डाउन होगा तो एक्सीलरेशन, तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? अब ये वो वाला फोर्स आ गया, F इज इक्वल टू एम ए, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, तो बड़ा फोर्स कितना है? mg, छोटा फोर्स कितना है? म्यू mg, और इज इक्वल टू मास इनटू, इसका मास m है ना। नहीं आया? और जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो बड़ा, जिसके अपोजिट है वो, तो सोच m, तो यहां से g कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? साइन थीटा माइनस, और इज इक्वल टू क्या आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत? और थर्ड डेरिवेशन, व्हेन बॉडी स्लाइड्स, तो स्लाइड्स अप होगा तो एक्सेलरेशन, तो ये बड़ा फोर्स, ये तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये कोई डेरिवेशन। थर्ड, व्हेन बॉडी स्लाइड्स अप, तो अब होगा तो फिर से यही, इधर जाएगा म्यू mg, इधर जाएगा mg, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और एक्सीलरेशन, तो इसमें ये तो इसके बराबर है, इसका कोई मतलब, तो इसको लिखने का भी कोई जरूरत नहीं। आया? बस एक्सीलरेशन लिख दिया। तो अब क्या होगा? म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू, तो m, तो यहां क्या बचा? g बाहर निकाल दिया, और क्या बचा? cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? आ रहा है? कई जगह, अब मुझे पता है म्यू की वैल्यू कितनी है, तो कई जगह इसको tan थीटा भी बना लेते हैं। आ रहा है? कई जगह क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं देगा, बोलेगा बता अगर बॉडी यहाँ रुकी हुई है तो फ्रिक्शन कितना है, तो तुमको पता है ना म्यू tan थीटा है फ्रिक्शन, जब बॉडी रुकी हुई है तो, जब बॉडी चल रही है तो फ्रिक्शन कितना है? इसमें म्यू कहाँ चले गया? देखो यही तो गड़बड़ है ना, यही तो गड़बड़ है। हाँ जाओ।
इसमें ये g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो म्यू निकालना है, आ रहा है? तो अभी बस अभी रहने दो, वैसी इक्वेशन वैसी रहने दो, या आप म्यू भी निकाल सकते हो, या आप जी निकाल लो और ऐसे लिख लो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो छोटी छोटी चीजें। फिर इसमें भी क्या होगा, यहाँ होगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इनटू में क्या आएगा, अब जी को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकता हूँ। तो ये बहुत ध्यान देना है, ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे जाएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा। आ रहा है, बनेगा ये सब चीजें? ठीक है, 5 मिनट और फिर खत्म करते हैं। आया समझ में? पूरा आज ही जाके एकदम इसको खत्म कर देना, और ये सब चीजें खत्म हो जाएगी ना तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देख ऐसे था फ्रिक्शन, ये ऐसा पुली है, ठीक है। बोला कि यहाँ पर एक बॉडी है m1, इससे स्लाइड होकर के यहाँ एक बॉडी है m2, यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू। अब ये तो लटका हुआ है, बोलेगा चल बता फाइंड टेंशन व्हेन बॉडी, पहला इज एट रेस्ट, सेकंड एट मूविंग डाउन, और व्हेन बॉडी m2, व्हेन बॉडी m2 के बारे में बोल रहा है ना। और थर्ड मूविंग अप का तो कोई सिचुएशन नहीं आया, जब तक कोई खींचेगा नहीं अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं ना, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन कैसा है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो m1 के लिए नीचे क्या गया, ऊपर क्या गया, इधर क्या गया, और इस पुली में भी इधर जाएगा इधर जाएगा, नहीं आया। और सेम इसके लिए भी ऊपर जाएगा t, नीचे जाएगा, नहीं आया। सब चीजें क्लियर है? अब देखो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ क्या है, हर स्थिति में ये क्या होगा, हमेशा कोई भी चीज लटका है तो उसका बेसिक टेंडिंग चीज ये है कि वो हमेशा, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, आया? तो ये कितना लगेगा, और n की जगह क्या है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू m1, आया? अब देखो ऊपर वाला, अब बॉडी अगर रेस्ट पर है, अगर बॉडी, तो ऊपर वाला फोर्स ये इज इक्वल टू, तो क्या होगा एट रेस्ट पर क्या होगा, T इज इक्वल टू होगा म्यू m1 g, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर भी T इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि रेस्ट पर है तो T इज इक्वल टू ही होगा। तो देखो दोनों को इक्वेट कर दो, आया? तो यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिलेगा, म्यू m1g इज इक्वल टू g से g, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा m2 बाई m1। ये सब ऐसे ही आ जाएगा कि भाई अगर बॉडी रुकी हुई रहे तो म्यू की वैल्यू जो है वो ऐसे चार ऑप्शन में, n1 बाई m2, m2 बाई m1, m1 इंटू m2, m2 इंटू m1, ऐसे कुछ भी आ रहा है समझ में? तो पहला समझ में आ गया। दूसरा, व्हेन स्लाइड्स डाउन, जब स्लाइड होगा तो इसमें एक्सेलरेशन जाएगा और इसमें एक्सेलरेशन जाएगा। तो अब इसमें देखो ये बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? तो स्लाइड्स डाउन होगा तो देखो इधर एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है a, इधर भी एक्सेलरेशन है, तो इसमें क्या लगेगा, बड़ा फोर्स माइनस इज इक्वल टू मास इनटू, तो t कैसे लिखूंगा, t बड़ा फोर्स, छोटा फोर्स कितना है म्यू m1g, और इज इक्वल टू मास कितना है m1a,
इक्वेशन 3, कोई दिक्कत। और उसके बाद इसमें कैसे लिखूंगा, m2g माइनस टी और इज इक्वल टू नहीं आया, और दोनों को मैं क्या कर दिया, इक्वेट करके मुझे टेंशन निकालना है, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बिना एक्सेल तो कैसे करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, ये तो पहले ही कर चुके हैं ना, सब प्लस टी माइनस टी, तो फिर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या मिलेगा, कट जाएगा, इधर होगा m2g, इधर होगा म्यू m1g और इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू, तो यहाँ से g कॉमन हो गया, m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस, और ये क्या बन गया, और a की वैल्यू इक्वेशन किस में डाल दो, थर्ड में डाल दो, इक्वेशन 3 से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a और माइनस उधर जा करके प्लस m1 आया, मैं क्या कर दिया, m1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा, और यहाँ a की वैल्यू पुट करनी है, आया नहीं आया, तो a की वैल्यू जब पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से g m2 माइनस म्यू m1 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस म्यू जी फिर से नहीं आया, आया, तो वहां से जी कॉमन निकला, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई, देखो m1 g बाहर आ गया, पूरे में एलसीएम आया m1 प्लस आया, ऊपर बचा है m2 माइनस म्यू m1 और ये m1 m2 का म्यू में मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बचा, म्यू m1 प्लस म्यू नहीं आया, देखो म्यू m1 से म्यू m1 आया, और क्या बचा यहाँ से m1g, और यहाँ क्या बचा m2 कॉमन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m1 m2, और यहाँ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, और नीचे क्या बचा m1 प्लस नहीं आया, और इज इक्वल टू ये कितनी वैल्यू हो गई, आया। अब इसमें फिर से थोड़ा फंडे वाली बात क्या है, जैसे इसमें ये वाले में भी इसको दे देना इक्वेशन 5, अब इसमें थोड़ा सा आप जेई लेवल पे बात, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम, अब भाई जो मास है वो फिक्स है, उसको चेंज, जो ग्रेविटेशन है उसको भी चेंज, नेचुरल चीज है वो, लेकिन मैं इसमें और क्या चेंज कर सकता हूँ, नहीं आया, तो सोचो कि अगर म्यू घट रहा है ना, घट रहा है तो कुछ वैल्यू कम कर दे रहा है, अगर म्यू 0 हो जाए तो कुछ भी चीज घटेगा, तो जो एक्चुअल 10 है वो 10 ही रहेगा, आ रहा है, अगर ये 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन अगर म्यू कुछ वैल्यू है, 1 भी कर रहा है इसको तो 9 हो जा रहा है, 2 कर रहा है तो 8 हो जा रहा है, नहीं आया, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम होने के लिए म्यू को क्या होना चाहिए, 0, सेम वैसे यहाँ पे भी म्यू क्या काम कर रहा है, बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है, प्लस हो रहा है ना, देख लो ना फिर से प्लस ही हो रहा है ना, हाँ प्लस हो रहा है, तो म्यू क्या काम कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो अगर म्यू 0 हो जाएगा तो बढ़ाएगा क्या, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, म्यू 0 होगा तो मिनिमम टेंशन आएगा, क्योंकि प्लस में है, माइनस होता तो मैक्सिमम आता, नहीं आया, तो ये सब स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन सोचने का मैं एक बार तरीका बस बता दूं, और अब पुली में टोटल कितना टेंशन है, नेट फोर्स इन पुली कितना है, तो इधर भी जा रहा है टी, इधर भी जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा √2t, कर चुके हैं ना हर बार, कोई दिक्कत, आया, t² प्लस t², एफ नेट कैसे निकालेंगे, तो ये t² प्लस, तो t और t 90 डिग्री पे है, तो सीधा सीधा √2t, √2 और t की वैल्यू ये आया, समझ में आया पूरी चीजें, आज ही जा करके इसको देख लेना, ठीक है, बाकी कल करेंगे।